हेलो स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स जो तैयारी कर रहे हैं एआईबी की, और वो स्टूडेंट जो बीए, एलएलबी और एलएलबी लास्ट सेमेस्टर है उनके लिए पहला जो लेक्चर मैंने बताया था उसमें आपको पूरा ओवरव्यू, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कितने मार्क्स का आता है, कितना क्वालिफाइंग, सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। ये सेकंड लेक्चर है, ये तैयारी कैसे करेंगे, और मैं ये बहुत शॉर्ट में आपको बताता चला जाऊंगा पूरा ओवरव्यू के साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है और क्या आएगा। पहला आपका यूनिट शुरू कर रहे हैं, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से आपको पता है 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 11 10 ओवरऑल आता है। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा डोमेन है न्यूट्रॉन नेक्सस, यही हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, न्यूट्रॉन क्लासेज। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना, इसका आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये देखिए की थीम्स में ब्रिटिश लेगेसी जो था, इससे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1973। पता है, अब ब्रिटिश जब हमारे वहाँ आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और वो किस तरीके से, इसके थ्रू पहला बनाया था इन्होंने 1970 से कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इन्होंने चार्टर एक्ट तैयार किया, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये तीन चीजें। इसके बाद से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए कब बना था, 1958 में, 1919 में, नहीं 1858 है ये। और फिर उसके बाद से 1919 में और 19, ये ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया को कैसे चलाया जाए, तो ये भी एक तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद से हमारा पहली जो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसमें फॉर्म किया गया 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ये देखिए इसके थ्रू किया गया। और इसके बाद से आपका कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आजकल बहुत ही फेमस हैं। ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता भी कहलाता है। लेकिन उस कमिटी के जो मेन प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पे, और ये अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 19, ये डेट है जब अडॉप्ट किया गया, और पूरे इंडिया में इसको अप्लाई किया गया। इन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। और उसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो ये याद करने वाली। दूसरा, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो हम यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, राज्यसभा लोकसभा, ये पूरा हमने यूके से अडॉप्ट किया। इसके अलावा और भी चीज़ें यूके से हमने लिया। ये सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इंडिया से लिया गया। हम अगर हमारे पास जो आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो इलेक्शन कार्ड होता है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी वैलिड होता है, जबकि और देशों में अलग है, डबल है। लेकिन यूके में सिंगल सिटीजनशिप, और भी चीज़ें ली। यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया आपका जुडिशियल रिव्यू जो है। और इसके अलावा जुडिशली जो इंडिपेंडेंट होती है वो भी इससे लिया गया। फंडामेंटल राइट्स भी लिया गया यहाँ से। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप लिया गया। कनाडा से आपका फेडरलिज्म लिया गया, ये फेडरल स्ट्रक्चर जो कनाडा से। इसके अलावा और भी लिया गया आपका फ्रीडम है, लिबर्टी है, ये फ्रांस से लिया गया। आयरलैंड से भी और कई जगहों से लिया गया। रूस से लिया गया आपका जो पंचायती सिस्टम है, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन है, ये रशिया से लिया गया। ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रोसेस फॉर्मिंग और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। अब प्रेम्बल ऑफ इंडिया, इट इज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया इसे। और इसमें वो सबसे पहले इसमें अमेंडमेंट भी बताऊंगा। ये क्या है प्रेम्बल, सबको पता है कि हम भारत के लोग एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जो सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसमें जो सोशलिस्ट और ये सेकुलर वर्ड होगा, ये 42 अमेंडमेंट जो किया गया था 1976 में, इंदिरा गांधी तब पीएम थी। इसी दौरान इमरजेंसी भी था, आप लोगों को सबको पता है। तो ये याद करने वाली बात है।
ये अमेंडमेंट किया गया था, ये इसमें प्रीएम्बल में पहला अमेंडमेंट, और ये 2 वर्ड यूज किया गया, सोशलिस्ट और ये। तो यहाँ पे ये जो हमारा मेन है, किस पे हमने फोकस किया है, डिपेंड किया सबको इक्वल जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फर्टर्निटी हो। फर्टर्निटी मतलब भाईचारा हो, ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीएम्बल हो गया, इसी पे पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है। तो आपको याद करना है ये डेट वाइज, और ये तो इसके बाद से नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन में, इसमें आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया, ये पहले ही बता दिया था मैंने। इसके अलावा फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर इसमें दे रखा है। पावर, ये पावर, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशन है। डेफिनीशन, ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटी सिटीजन, और ये फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और ये बहुत मेन चीज़ है याद करने वाली, स्टार्टिंग में जो इसमें आर्टिकल्स थे वो थे 395, और इसमें इतने पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये स्टार्टिंग में था 19 जो 26 जनवरी 1950 को किया गया, तो ये, लेकिन अब बढ़ के आर्टिकल 470 से ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल से अभी 400 500 के अराउंड आप देख लीजिएगा, ये नेट पे दे रखा है। और इसमें इतने पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल हो गए, ये अमेंडमेंट के बाद से ये कर दिया गया। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आता है की फीचर्स। अब इसमें आपके की फीचर्स में ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन फॉर्म में है। दुनिया का सबसे लेंथेस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और ये याद करने वाला और कोई देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और यहाँ पे लेंथेस्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। पता है आपको, इसको फेडरल स्ट्रक्चर जो देते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, और यूनिटरी स्ट्रक्चर जो देते हैं वो रिजिडिटी में आता है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। दे भी रखा देखिए, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। और हमारा क्वासी फेडरल है, ना ही पूरा कंप्लीट फेडरल है और ना ही यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट चलाए, और फेडरल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लिबरल हो। तो दोनों मिला के है इस तरीके से। और हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो चलाई जाती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट है। और ये कहाँ से लिया गया, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ये इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, ये यूएसए अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स ये लिए गए हैं आपके, ये पार्ट 3 पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश से लिया गया ये। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है ये। और सिंगल सिटीजन, अभी बता रहा था, सिंगल सिटीजन ये भी यूके से लिया गया था, ये आपका रशिया से लिया गया था। सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, ये पूरा कैरेक्टर है। तो ये की पॉइंट है हमारे ये, और इसमें आप पूरा का पूरा याद करेंगे। रिटेन हो गया, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है, फेडरल और विथ यूनिटरी सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता है कि इसमें राज्यसभा लोकसभा होता है, अपर और लोअर सदन होते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अलग किया गया है, जो पावर डिवाइड है 3, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स है जो हम स्टडी करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट एंड आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से एक एक आपका क्वेश्चन इसमें से मिलता है, इसमें आएगा। तो सबसे पहले ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, पहले पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और आपको पता है 1 से 4 तक। तो मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 1 में यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में है। यहाँ देखिए आर्टिकल 1 से 4 तक, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब होता है बहुत सारे स्टेट को क्लब करके ये यूनियन, इसीलिए इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स मिलके बनते हैं। आपको पता है 28 है जो इंडिपेंडेंट है, बाकी
अंडर टेरिटरी स्टेट्स हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा सेकेंड पार्ट में हम सिटीजनशिप पढ़ते हैं और इसमें भी अमेंडमेंट किया जा रहा है, CNRC जो आता है इसी के थ्रू। तो लेकिन पहले से ही 5 से लेके 11 जो हमारा आर्टिकल है इसके अंदर आता है, ये पूरा का पूरा सिटीजनशिप कैसा होना चाहिए ये पूरा का पूरा दे रखा है। इसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, वो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कम 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो भी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होते हैं और आसान होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये आपका हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसमें आपके राइट्स हैं और आपका अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, जीने का, बोलने का, एक्सप्रेस, सारे अधिकार इसी में हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इसमें आता है, दिया जाता है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका 31 से 51 तक है। 51A जो होता है ये 42 अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और इसमें ऐड किया गया था ड्यूटीज। मेरा मानना है हिंदुस्तान में आज ड्यूटीज फर्स्ट होना चाहिए, फिर राइट की बात हो। पहले अपना काम कीजिए और वो भी एज डिसाइड हो कि जब बालिग हो जाए तो आपकी ड्यूटी फर्स्ट, फिर राइट की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ड्यूटी है, और ड्यूटी कितनी होती है 11 में आपको सब बता दूंगा। इसके बाद से पार्ट 5 में आपका आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार हो गया, और इसमें प्रेसिडेंट, PM और पार्लियामेंट तीनों आ जाता है। ये इनके यूनियन मिनिस्टर भी आते हैं आर्टिकल 52 से 151। इसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, इसमें गवर्नर, CM और लेजिस्लेटर, MP, MLA जो होते हैं, MLC भी आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MLA होते हैं वो होते हैं आपका, और MLC भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो दोनों इसी के अंडर में आ जाते हैं। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब आते हैं इसके बाद से इम्पोर्टेंट पार्ट, वही आर्टिकल्स हो गया। आर्टिकल में अब पार्ट ये आपका आ गया 7 में रिपील्ड होता है, जो खत्म कर देते हैं, रिवोक हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। रिपील्ड कोई भी चीज़ को हम जो भी आर्टिकल के थ्रू, ये इसमें प्रोविजन है, दे रखा है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज आपके आ जाते हैं, जो भी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज जो भी स्टेट है वो इसी के अंडर में आते हैं, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म में उसे चलाया जाता है। इसके अलावा आता है ये 9 में पंचायती राज, आर्टिकल 243 से पंचायती, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका। और ये 73 अमेंडमेंट 1992, और इस समय गवर्नमेंट थी उसकी क्या नाम है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और शायद PN नरसिम्हा राव इसके उस समय प्रधानमंत्री थे। ये अमेंडमेंट किया गया था, नरसिम्हा राव। इसके अलावा पार्ट ये आपका आ गया 9th A में म्यूनसिपैलिटीज़ होता है, जो MCDs होते हैं दिल्ली में कहा जाता है, मुंबई में जो भी महानगर है उसमें, और ये भी 74th अमेंडमेंट 92 में किया गया था। फिर उसके बाद से आता है पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं, और उसमें आपका ये आपको याद रखना है 243ZH और 243ZT, ये इसके आर्टिकल्स हैं, ये याद रखना है। और इसमें 97th अमेंडमेंट 2011 में किया गया था। इस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसके अलावा 10th शेड्यूल जो होता है ट्राइबल एरिया के लिए होता है, और इसके अंदर आर्टिकल 244 ये आता है, ट्राइबल एरिया जो होता है शेड्यूल में आता है। इसके अलावा 9th जो होता है आपका सेंटर स्टेट, 11th सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। सेंटर स्टेट रिलेशन, और इस रिलेशन में कितना पार्ट देखा जाता है ये देखने लायक है। ये 67 पार्ट एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होते हैं। इसके अलावा 12th में आपका 240, और इसमें लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन होता है कि सेंटर और स्टेट का क्या क्या। इसके अलावा पार्ट 12th में आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारी चीज़ें आती है। ये 264 आर्टिकल से 308 तक है। इसके अलावा पार्ट ये आपका पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स, और ये सारी चीज़ें, फ्रीडम ट्रेड है, और ये हम भारत में कहीं भी कर सकते हैं।
तो ये दे रखा है आपका ट्रेड बिजनेस के लिए। ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल फिर वही है। आप इसके बाद से पार्ट ये आपका आ गया 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। जो सर्विसेज होती है यूपीएससी और हर स्टेट का सिविल सर्विस होता है, इसी के अंडर में आता है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स ये एक डिपार्टमेंटल कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं ये भी, और ये वर्क करते हैं। ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ये आते हैं 14A में। इसका 15 में इलेक्शन कमीशन आपका आ जाता है, पूरा का पूरा ये याद करना है। ये आ सकता है इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये देख लीजिए, पूरा का पूरा ये आ गया। इसके बाद से आपका 16 में स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST और OBC के लिए जो बनाया गया है ये है इसमें। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितने लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज में अभी कर दिया गया है, वैसे और भी लैंग्वेज है, लेकिन ये मेन आपका किया गया है लैंग्वेज। इसके बाद से इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो आपका पार्ट आपका 18 में आ जाता है। और इमरजेंसी का भी आप लिख लेना आप इसको 352 से लेके, और नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल 3 होते हैं। तो ये आपका मिसलेनियस आ गया। उसके बाद से अमेंडमेंट किस में होता है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये देखिए 368 में होता है। टेम्प्रोरी ट्रांजिशन और ये दे रखा है। इसके अलावा शॉर्ट टाइटल्स और गवर्नमेंट का इसमें आपका 393 से 95 तक होता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हम शुरू करते हैं कि 14 वो जो 1 से लेके 4 तक था वो यूनियन ऑफ स्टेट था, भारत सरकार। उसके बाद से 5 से लेके 11 तक था वो सिटीजनशिप था, उससे ज़्यादा नहीं आता है। ये आपका मेन है की पॉइंट आर्टिकल में। तो राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने 13 अभी छोड़ दिया है, 12 और 13। इसमें राइट टू इक्वलिटी देखिए 14 से 18 तक है। इसमें आपका राइट टू इक्वलिटी 14, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबोलिशन, अंडर अनटचेबिलिटी, ये आज भी हिंदुस्तान में है लेकिन ये इसी में है। और टाइटल्स, आपको पता है टाइटल्स मतलब ये कहा गया कि अपने नाम के आगे ठाकुर, चौधरी ये सब नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ वो लगा सकते हैं, जैसे आपका पोस्ट है, आप किसी पोस्ट पे है, ब्रिगेडियर है, कमांडर हैं, एडवोकेट हैं, ये पोस्ट लगा सकते हैं, जज हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, इंस्पेक्टर हैं। लेकिन आप जात के हिसाब से नहीं लगा सकते, फिर भी लेकिन इंडिया में चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे आपके राइट टू फ्रीडम 19 से ये आपको याद करना है। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आप फ्रीडम है, हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, कर सकते हैं, ये आपको इसमें देता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपका ये 23 से 24 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोविजन ऑफ फोर्स एंड लेबर और चाइल्ड लेबर इसके अंदर आ गया, मतलब आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हैं, इसमें ये दे रखा है प्रोविज़न, और इसके अगर कराएंगे तो ये क्राइम कहलाएगा। इसके अलावा है आपका आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन है, ये दोनों के दोनों रिलीजन, और इसमें आप मना सकते हैं कि इसमें राइट टू ये हो गया। इसके बाद से कल्चरल एजुकेशन राइट्स आपका 29 से 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी इसी में आता है। माइनॉरिटीज़ जो हैं सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, ये सारे इसमें माइनॉरिटी में, बुद्धिस्ट हैं आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, ये 32 में राइट इसमें दे रखा है। हबीज कार्पस है, ये याद करना है। और ये मेंडमस है, प्रोविशन है, इसके बाद से ये सब इसके अंदर दे रखा है। ये वर्ड्स आपको याद करना है। देखिए रीड्स जो हम लगाते हैं, करते हैं रीड्स, ये तीनों 1 2 3 इसको याद कर लेना है। ये आर्टिकल 32 में मेन है, पूछेगा कि इस किस आर्टिकल में आता है, ये क्यों वारंटो किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 32 में आता है। और इसमें रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज, उसका निवारण क्या होता है, तो इस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे। अब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
और ये पार्ट 4 है, इसमें ये लिया गया था बेसिकली आयरिश गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था डायरेक्टली। ये नॉन जस्टिसिबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस में आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपका इसमें सोशलिस्ट हो गया, अब एक गैंधियन हो गया, लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया, ये इतने सारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये दे रखा है। 38, 39, 39 ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है, और ये पावर गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट है, वो इसको करती है। 38 आर्टिकल, 39, 30A, 41, 42 ये सब इसके अंदर आता है, जिसमें सोशलिस्ट में इतने आ गए। इसके अलावा ये आपका आ गया आर्टिकल 40, 43, 46 इसके अंदर आ गया, और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो आर्टिकल ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले 48A में क्या आ जाएगा या 51 में क्या आ जाएगा, तो ये आपको याद करना है, लिबरल इंटेलेक्चुअल इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये अमेंडमेंट किया गया था 1976 में किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसके अंदर ये 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया था तभी ये किया गया था, और ये इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, मतलब हो गया ये रसिया, रूस, तब उसका नाम यूएसएसआर था, अब रसिया का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें 11 ड्यूटीज़ है फंडामेंटल, जिसमें 10 ओरिजिनली है, 1 बाई जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट। याद रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अलग से इसमें जोड़ा गया है, नेचर को प्रोटेक्ट करना ये आपकी ड्यूटी है। इसमें क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ है ये पूरा के पूरा दे रखा है, ये पूरा के पूरा इसमें दे रखा है, शायद 80 ये है ड्यूटी फॉर पेरेंट टू, हाँ इसमें ड्यूटी फॉर में नेचुरल नहीं है, ये देखिए आपका ड्यूटी ऑफ पेरेंट एजुकेट चिल्ड्रन एडेड बाई 86 अमेंडमेंट, मतलब ये ड्यूटी है हर पेरेंट के अपने बच्चों को पढ़ाए, और ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है, लेकिन मेनली ये पेरेंट के लिए है। इसके अलावा प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ये आ गया, हेरिटेज एंड प्रमोट हार्मनी और रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और इसके अलावा हर भारतीय नागरिक का रिस्पेक्ट इंडिविजुअल करना भी इसमें आता है, ये भी आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये ड्यूटीज़ में देखिए ध्यान से कि 11 ड्यूटीज़ है, जिसमें ओरिजिनली 10 था, एक ऐड किया गया, उस ऐड में क्या किया गया, चिल्ड्रन का एजुकेशन पेरेंट की ड्यूटी है। ठीक है, तो अब हम इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ेंगे, और इमरजेंसी प्रोविज़न देखिए आर्टिकल इसमें 3 होते हैं, 3 इमरजेंसी होते हैं मेनली। अब हम इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट पढ़ेंगे, और इमरजेंसी प्रोविज़न 3 होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपको लर्न, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसमें सबसे पहले होता है नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी कब होता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड ये रिबेलियन, इसके थ्रू होता है। इसके अलावा भी है कि अगर कोई इंसर्जेंसी या बहुत बड़े लेवल पे इनसाइड और आउटसाइड कोई वो हो जाता है पब्लिक में भी, और रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर आपका आता है कि ये नेशनल इमरजेंसी, और इसमें मेन जो हेड होता है जिसके पास पूरा पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और आपको ये याद रखना है प्रेसिडेंट इसमें भी। इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी ये भी प्रेसिडेंट के अंदर में आता है, ये इसके ये हो गया। और तीसरा आता है आपका आर्टिकल 360 में, ये 356 में, 352 में, 360 में, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, अगर इकोनॉमिकल वॉर हो जाता है उस समय भी हेड होता है प्रेसिडेंट, होता है हमारा हेड। तो ये हमारा इमरजेंसी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, मैं दिया था तब भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था आपका। इसके बाद से इम्पोर्टेंट ये आपका जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है
वो देख लीजिए कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। और 1/3 फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था और एडेड 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। इसके अलावा 7th इसमें दे रखा है 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन था। इसके अलावा आप 24 देखिए, 24 हो गया, 71 में हुआ था पार्लियामेंट्री पावर टू आर्म किया गया था। 25th इस प्रॉपर्टी राइट टू ये दे रखा है। इसके बाद से 42 आपको पता ही है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है और ये प्रियम्बल चेंज किया गया था। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज होता है जिसमें सेकुलर वर्ड और ये जोड़ा गया था। सोशलिस्ट 44 अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। इसके अलावा 73 और 74 1990 इसमें पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐड किया गया था। पंचायती राज जो आपका गांव होता है उसमें ये पंचायती राज किया गया था। 86 2002 में राइट टू एजुकेशन दिया गया था। इसके अलावा 2005 में RTI भी था, राइट टू इंफॉर्मेशन भी था। और 109 ये 101 ये याद करने लायक है कि इसमें 2016 में GST हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है GST कब होता है। 103 है और ये होता है आपका रिजर्वेशन। जो EWS जो फॉरवर्ड होते हैं, जनरल होते हैं, उनमें वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन सरकार ने ये किया था, ये अमेंडमेंट किया था। ये अब आपके ये कुछ इम्पोर्टेंट AIB में जो आ सकता है आपके एग्जाम में, कुछ केसेज हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, इसमें ये है कि आप कितना भी अमेंडमेंट कर सकें लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं चेंज कर सकते आप। और उसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और बहुत सारे हैं जिनमें चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर ये था। और दूसरा है मीनाक्षी गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 78 में, और ये आपका राइट टू लाइफ है। और बच्चा लोग, जब राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ नहीं हो सकता है। इसलिए आप कभी भी ये काम मत कीजिए, सुसाइड या कोशिश भी मत कीजिए, क्राइम है, इसमें आपको सज़ा होगी। इसलिए आप जीने की कोशिश कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आइए आप। इसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण है, ये हुआ था जुडिशियल रिव्यू अपहोल्डेड जो हो गया था, उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ गए थे। इसके बाद से ये है इंडिया बैलेंस बिटवीन द FIR और ये अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। ये पूरा के पूरा जो केसेज है इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना है, आपको सब याद कर लेना है। ये 1973, 1978, 1975, 1980, 1994, 1960 ये पूरा वो जो मेन केसेज हैं। इसके अलावा और भी फेमस केसेज है जिस पर डिस्कस करेंगे हम। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड AIB 25 वाला जो है, इसमें क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान देना है। ये जो XX हम दे रहे हैं 20, इसमें देखिए पहला है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। याद रहे, ये देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है ये। इसके बाद से व्हाट इज द आर्टिकल 32 रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन ये आ सकता है। ये मेंशन द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, ऑलरेडी बता दिया आपको, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल और इकोनॉमिकल हो गया। और तीनों में हेड कौन होता है, मेन कौन होता है वो आपको पता है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये। इसके अलावा विच आर्टिकल डील विथ राइट टू एजुकेशन, देखिए कितना बढ़िया ये हो गया। विच अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसके बाद से विच आर्टिकल डिफाइन यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप फ्रॉम विच कंट्री वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेरो, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया था, ये आर्टिकल 14, ये हो गया। आर्टिकल 14 क्या होता है, ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आप ये वीडियो देखने के बाद से आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। इसका नोट तैयार है पूरा, आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या भेज दूंगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो सेकंड आएगा आपका IPC पे आ जाएगा, जो IPC है, नया अमेंडमेंट जो हुआ, नया कानून आया, उस पर बनाऊंगा। नेक्स्ट आपका लेक्चर इस पर आएगा।
तो आप जो भी नोट्स है, और ये क्विक रिवीजन टाइप का है क्लास, इसमें बहुत डिटेल नहीं बताया जा रहा है। एआईबी के एग्ज़ाम इसी महीने के एंड में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। बस ये आप लेक्चर देख लीजिए, और जो मेन है इससे, और इससे इसके अलावा जो इसके नोट्स हैं मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आप अपना लिख दीजिए, मेरा ये वो व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।